So, guys, welcome back to AS Business 9609 classes. We are done with the business growth. Now we are heading towards the last area of the unit one, and then we are done with the 30% of the syllabus. So now we are heading towards business objectives and the stakeholders. This is the area that we are going to cover. तो आज स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हमारे पास क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास टॉपिक है स्टेक होल्डर्स. तो पहले तो हमें स्टेक होल्डर्स के कॉन्सेप्ट को जरा समझना है कि स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं, कौन होते हैं. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेक होल्डर, द ग्रुप्स, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेक होल्डर ग्रुप. तो आज जरा स्टेक होल्डर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले. हमारे पास जब भी मैं पूछता हूँ बच्चों से कि सर स्टेक होल्डर, बच्चों स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो बच्चे कहते हैं सर स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट होता है स्टेक होल्डर्स आर नोन एज अ शेयर होल्डर्स. आई डू एग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि शेयर होल्डर्स आर नोन एज द स्टेक होल्डर्स, बट दे आर नॉट द ओनली स्टेक होल्डर्स. दूसरे स्टेक होल्डर ग्रुप्स भी होते हैं. इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं कि ऑरेंज इज द फ्रूट, डू यू एग्री विद दिस? यस, यू आर गोइंग टू एग्री कि सर ऑरेंज इज द फ्रूट. लेकिन अगर मैं कहूं ऑरेंज इज द ओनली फ्रूट, तो आप लोग कहेंगे नहीं. यू आर गोइंग टू डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट कि ऑरेंज इज नॉट द ओनली फ्रूट, सर दूसरे भी फ्रूट्स होते हैं. इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ब्लैक इज द कलर, तो यू आर गोइंग टू एग्री. लेकिन अगर कहूं ब्लैक इज द ओनली कलर, तो यू आर नॉट गोइंग टू एग्री. तो इस तरीके से हमारे पास शेयर होल्डर्स आर दी स्टेक होल्डर्स, बट दे आर नॉट दी ओनली स्टेक होल्डर्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. अब यहाँ पे स्टेक होल्डर के कॉन्सेप्ट को जरा फर्दर हम डेवलप करते हैं कि सर स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है. आज एग्जांपल लेते हैं. आपने देखा है हमारे पास मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं. अब हमारे पास कराची के अंदर एक और हमारे पास है इम्तियाज सुपरमार्केट की वजह से. इट्स अ बिजनेस. यस, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि इम्तियाज सुपरमार्केट बिजनेस है. क्या इम्तियाज सुपरमार्केट बिजनेस है? यस, इम्तियाज सुपरमार्केट इज नोन एज अ बिजनेस. अब जो इम्तियाज सुपरमार्केट बिजनेस है उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स आ रहे हैं, पार्किंग है, बहुत सारी गाड़ियां, रश हो रहा है, हमारे पास ट्रैफिक कंजेशन है. तो दिस पर्टिकुलर ट्रैफिक कंजेशन इज कॉज्ड बाय बिजनेस. तो उससे आसपास की जो लोकल कम्युनिटी है और जो लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं हमारे पास, दे आर बैडली गेटिंग अफेक्टेड. दे आर गेटिंग बैडली अफेक्टेड बाय द ट्रैफिक कंजेशन. तो क्या लोकल कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है? यस, अफेक्ट हो रही है. पॉजिटिवली हो रही है, नेगेटिवली? सर नेगेटिवली हो रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास लोकल कम्युनिटी इज गोइंग टू बी द स्टेक होल्डर बिकॉज दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द बिजनेस. इसी तरीके से हमारे पास अगर देखा जाए तो देयर इज अ पॉजिटिव साइड एज वेल कि इम्तियाज सुपरमार्केट की वजह से इट इज convenient for them to get the product, to get the grocery, to get the daily economic needs easily. क्योंकि तारिक रोड की विसिनिटी के अंदर जो इम्तियाज सुपर मार्केट है उसके आसपास कोई और दूसरा बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है. तो नाउ इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ कन्वीनियंस फॉर द लोकल एरिया एंड फॉर द लोकल कम्युनिटी. तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है. तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं आसपास वो बैडली अफेक्ट भी हो रहे हैं, नेगेटिवली हो रहे हैं. तो वो सारे लोग जो बिजनेस से कनेक्टेड हैं, they have some sort of relation and they get affected by the business activity, whether directly, indirectly, positively, negatively, they all are known as the stakeholder. अब इसी तरीके से अगर एग्जांपल ली जाए कि अगर मल्टीनेशनल आपकी इकोनॉमी के अंदर आके ऑपरेट करती है, तो जब मल्टीनेशनल आपकी इकोनॉमी के अंदर आके ऑपरेट करती है तो दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. तो जब वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट दे आर क्रिएटिंग. लेकिन ऑन द अदर हैंड दे आर क्रिएटिंग द इकोलॉजिकल डैमेज, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, नेगेटिव है. तो हमेशा याद रखिएगा स्टेक होल्डर्स पॉजिटिवली भी अफेक्ट होते हैं, नेगेटिवली भी अफेक्ट होते हैं. तो अगर मुझे स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करना है कि 2 मार्क्स के अंदर कि स्टेक होल्डर्स होते क्या है, कैसे डिफाइन करना है, तो आज जरा सुनिएगा. स्टेक होल्डर्स आर द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल who are connected to the business and they get affected
by the business activity, whether directly, indirectly, positively, or negatively. Stakeholder are the groups of individuals who are connected to the business and they get affected by the business activity whether directly, indirectly, positively or negatively. अब यहाँ पे एक चीज को देखिएगा हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी के बाद में एक वर्ड यहाँ पे डिसीजंस भी ऐड कर रहा हूं. तो whenever the management of a business takes a decision, the stakeholders are going to get affected. ये एक ignored area है, लोग डिस्कस नहीं करते. लेकिन वी नीड टू डिस्कस कि हमारे पास सिर्फ एक्टिविटी नहीं, बिजनेस के जो डिसीजंस होंगे, मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होंगे, उससे भी स्टेक होल्डर्स अफेक्ट होते हैं. अब से क्या एग्जांपल है, आज एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूँ. उस कॉलेज ने आफ्टर 3 years दे हैव मेड अ रीलोकेशन डिसीजन. उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करी है, उसी विसिनिटी के अंदर है, उसी एरिया के अंदर है, लेकिन वो दूसरे कैंपस की तरफ चले गए. दे हैव एक्वायर्ड अ बिगर कैंपस. अब हो क्या रहा है कि इन्होंने मिडिल ऑफ दी सेक्शन, मतलब अगस्त के अंदर सेशन स्टार्ट हो गया था और हमारे पास सितंबर के अंदर दी रिलोकेटेड. बट व्हेन दे रिलोकेटेड तो अब इनका डिसीजन था कि दे नीड टू रिलोकेट. अब उससे अब मुझे कम्यूट करके वहां पे एक्स्ट्रा जाना पड़ता है. मुझे एक पूरा एक लॉन्ग रूट लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस. इसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी होगा, इसी तरीके से वहां के जो दूसरे मैनेजरियल स्टाफ होगा, पेरेंट्स ड्रॉप करने आ रहे होंगे, सब अफेक्ट हो रहे हैं. तो इट वाज द डिसीजन ऑफ द कॉलेज जिससे हम सब अफेक्ट हो रहे हैं. तो समटाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी से या प्रोडक्शन से लोग अफेक्ट नहीं हो रहे. व्हेन एवर द मैनेजमेंट टेक्स अ डिसीजन, इट आल्सो अफेक्ट्स द बिजनेस, इट आल्सो अफेक्ट्स द स्टेक होल्डर्स. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ व्हेन एवर वॉट एवर द डिसीजंस विल बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, इट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द स्टेक होल्डर्स. अब यहाँ पे सर जो स्टेक होल्डर्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत लिमिटेड है. बस अब मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट करता हूँ. वो ये सुनिएगा, समझिएगा. हमने अभी डिस्कस किया कि स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटी से और डिसीजन से अफेक्ट होते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. ठीक है. तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अलावा भी हमारे पास चीजें जो कि समझना बहुत जरूरी है. लेट्स सपोज आज एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो कि पेपर मेकिंग या वुडन फर्नीचर के अंदर इन्वॉल्व है. इन ऑर्डर टू गेट द सप्लाईज दे आर कटिंग डाउन द ट्रीज, क्योंकि जब दरख्त कटेंगे डिफॉरेस्टेशन होगी. दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू गेट द सोर्सिंग एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू गेट द सप्लाई ऑफ वुड, ताकि वो वुड एंड फर्नीचर को मैन्युफैक्चर कर सके, पेपर मेकिंग कर सके. तो अब आप मुझे बताएं कि दरख्त यहाँ पे कट रहे हैं फॉर द प्राइवेट बेनिफिट. दे आर कटिंग डाउन द ट्रीज इन ऑर्डर टू गेट द सप्लाई ऑफ वुड. तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रीन एनवायरनमेंट है हमारा, ये जो दरख्त है, ये भी स्टेक होल्डर बन गए. एक फैक्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उससे पॉल्यूशन होता है, और जब पॉल्यूशन होता है तो जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो रहा है, तो वो भी स्टेक होल्डर बन गया. यस, बन गया सर. बिजनेसेस डंपिंग ऑफ वेस्ट करते हैं रिवर साइड पे, सी एरिया पे, और हमारे पास जिससे हमारे पास जो मरीन लाइफ है वो अफेक्ट होती है, तो वो भी स्टेक होल्डर बन गई. यस. तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर आप देखें तो हर चीज आपको इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट, मरीन लाइफ, ये सारे के सारे लोग आपको क्या नजर आ रहे होंगे, सारी की सारी चीजें स्टेक होल्डर्स में आ रही हैं. लेकिन हमारे पास ये सिलेबस का पार्ट नहीं है. सिलेबस के अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बस समझाने के लिए कि स्टेक होल्डर का मतलब ये कि वो सारे लोग जो बिजनेस एक्टिविटी और डिसीजन से पॉजिटिवली नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं. Now we have to discuss that there are different types of stakeholder. Internal and external. इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं. आ जाए, सुनते हैं, समझते हैं. इंटरनल का मतलब हमारे पास हो गया वो सारे लोग जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर फाउंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द बिजनेस. एक्सटर्नल का मतलब है वो सारे लोग जो कि आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के बाहर.
तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप्स, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट ग्रुप्स, फिर हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल, और उसके बाद हम फिर उनके रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले ग्रुप्स की लिस्ट बना लेते हैं, then we are going to discuss the types and then we are going to discuss their objectives। अब हमारे पास सबसे पहले जो ग्रुप है हमारे पास वो कौन है, द ग्रुप ऑफ ओनर। ओनर क्या करता है, ओनर यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, रिस्क लेता है, रिसोर्सेज अरेंज करता है, बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, एंड ही प्रोड्यूसेस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट फॉर द प्रॉफिट। तो टाइप क्या है हमारे पास, इंटरनल, आई फॉर इंटरनल, ई फॉर एक्सटर्नल। तो ओनर इज फाउंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी टाइप क्या होगी, इंटरनल होगी, नंबर वन। नंबर टू हमारे पास है मैनेजर। अब सर जो मैनेजर है हमारे पास, क्या वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, बस अपर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पे ऑपरेट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजर, एक होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, एक होते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। सर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कौन से, ये एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के, दे आर नोन एज द फंक्शनल मैनेजर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल एक्टिविटीज। मार्केटिंग मैनेजर होगा, वो मार्केटिंग प्लान बनाएगा, मार्केटिंग बजट बनाएगा, वर्कर्स को लीड करेगा, टीम वर्किंग करेगा, सब कुछ। तो मैनेजर अगेन इंटरनल है, यस इंटरनल है। देन वी हैव एम्प्लॉइज। अब सर एम्प्लॉइज जो है वो इंटरनल है, यस। क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द स्किल्स, दे सर्व टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग द स्किल्स, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, अनस्किल्ड हो, स्किल्ड हो। तो डिफरेंट टाइप के वर्कर्स डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो दे आर फाउंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वो क्या हो गए, इंटरनल हो गए। देन वी हैव बैंक्स। अब बैंक्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द फाइनेंस एंड दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस whenever the businesses are growing, they are in need of finance, तो बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, so that they can fund their investment and they can fund their growth। तो बैंक्स क्या है हमारे पास, externally, because they are not found within an organization। then we have supplier। सप्लायर्स आल्सो आउटसाइड द बिजनेस, वो भी एक्सटर्नल है। और सप्लायर क्या कर रहा होता है, दे प्रोवाइड द सप्लाईज, दे प्रोवाइड द इनपुट्स, दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द बिजनेसेस सो दैट दे कैन एनेबल द प्रोडक्शन एंड दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस एक्टिविटी। तो सप्लायर हमारे पास अगेन क्या है, एक्सटर्नल है। देन वी हैव शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर नोन एज एक्सटर्नल। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि शेयर होल्डर्स इंटरनल नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हमने एक चीज को समझा था कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे जस्ट बाय द शेयर्स एंड दे आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। वो ओनर है लेकिन इनडायरेक्ट है, दे डू नॉट हैव द डायरेक्ट ओनरशिप इन द सोल, जस्ट लाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप बिजनेस। तो शेयर होल्डर्स हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल है। देन वी हैव गवर्नमेंट, क्या है, अगेन एक्सटर्नल है, आउटसाइड द बिजनेस होती है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्स द सप्लायर प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट लॉज को इंप्लीमेंट करती है, तो गवर्नमेंट अगेन क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल है। देन वी हैव लोकल कम्युनिटी। अब लोकल कम्युनिटी क्या है, जो सराउंडिंग एरिया के अंदर आसपास जो लोग हैं उसी में से हमारे पास कस्टमर्स हैं, उसी में से हमारे पास एम्प्लॉयज आ रहे होते हैं। तो जो लोकल कम्युनिटी होती है आसपास हमारे पास जो होते हैं, जो बिजनेस के आसपास के लोग होते हैं, दैट इज नोन एज अ लोकल कम्युनिटी, तो वो क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल है। देन वी हैव कस्टमर्स। Customers buy the product, customer pays the selling price to the business, and this is how the businesses generate revenue। तो customers again हमारे पास क्या है, external है। And the 10th one is known as pressure group, वो भी हमारे पास एक्सटर्नल है। अब सर प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, सुन लेना हमारे पास आखिरी के अंदर जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्लास होती है उसके अंदर भी ये आता है कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी भी सुन लिया हमारे पास। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप होता क्या है। देखो लेट सपोज आप जाते हो, आप अपनी कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर क्रिकेट टीम के अंदर है, और कराची के अंदर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है,
inter school, inter college, and you desperately want to participate in that particular event. आप मैनेजमेंट के पास जाते हो, मैनेजमेंट मना कर देती है, आप अकेले थे, आपकी कोई स्ट्रेंथ या कुछ भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अब आपने सारे बॉयज को जमा किया जो क्रिकेट खेलते हैं, आपने क्रिकेट टीम के सारे मेंबर्स को कलेक्ट किया, अब आप मैनेजमेंट के ऑफिस में चले गए। तो अब यहाँ पे आप लोग सब ग्रुप फॉर्म में, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो नाउ यू कैन इजीली डेवलप द प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट आप कहती है कि हाँ हम सोचते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द ग्रुप। तो व्हेन यू आर यूनाइटेड, व्हेन यू आर इन नंबर्स, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड यू कैन इजीली डेवलप द प्रेशर ऑन समवन और समथिंग। तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप है वो लोकल कम्युनिटी का एक प्रेशर ग्रुप होता है कि भाई बिजनेस एक्टिविटी से सोसाइटी को डैमेज हो रहा है या एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है, तो ये जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स वाले सारे लोग हैं, ये हमारे पास प्रेशर ग्रुप है। फिर वर्कर्स जो ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द प्रेशर ग्रुप, इट्स अ केस। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी टाइप्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, कि सबके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो हमारे पास जो ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबके, सही है। अब इसमें से हमारे पास जो ओनर हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो ओनर होते हैं, दे टेक अ फाइनेंशियल रिस्क, दे कंबाइन द रिसोर्सेज, दे कंबाइन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। So the basic aim and the core objective of the private sector business is profit maximization. They work for the profit. They need a reward against the risk. They need money. That's why they are taking the risk. That's why they are putting their financial amount at risk. तो हमारे पास जो ओनर है उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ओनर का, दैट इज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। जितनी ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी उतनी कॉस्ट कम लगेगी, एंड दिस इज हाउ दे कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो वो हमेशा ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जिससे एफिशिएंसी बढ़े, और वो ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तभी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस वैल्यू एडिशन करते हैं, तभी प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मशीनरीज को और डिफरेंट ऑपरेशनल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट द एफिशिएंसी कैन बी मैक्सिमाइज्ड। नंबर 2 हमारे पास है मैनेजर। अब से ये जो मैनेजर है हमारे पास, उसका काम और उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा अलग सा है, मल्टीपल होते हैं। हम कोर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो मैनेजर का कोर ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंशन। बहुत अजीब और गरीब है, लोग कहते हैं कि सर एक्सपेंशन मैनेजर का ऑब्जेक्टिव, यस। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो मैनेजर है, उसकी जो ग्रोथ है या उसकी जो प्रमोशन है, इट इज डायरेक्टली related to the growth of a company. The growth of a manager is directly proportional to the growth of a company. कंपनी जितनी ग्रो करेगी उतना मैनेजर भी ग्रो करेगा, इन टर्म्स ऑफ पे स्केल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन, रिस्पेक्ट। तभी हम कहते हैं ना कि लोकल कंपनी का मैनेजर मल्टीनेशनल कंपनी का, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली मल्टीनेशनल वाले की। तो जो एक्सपैंडेड बिजनेसेस होते हैं, देखो अब एक चीज समझाता हूं मैं, कि मैनेजर की परफॉर्मेंस को और लोगों की परफॉर्मेंस को, जैसे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कि जो गवर्नमेंट का टेन्योर है 5 इयर्स का, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, कितना जीडीपी ग्रो हुआ। So these are the different metrics that can be used to evaluate or to measure the progress of the government. तो इसी तरीके से मैनेजर के एक्सपेंशन के, इसके पर्टिकुलर इरा के अंदर कंपनी कितनी एक्सपैंड हुई, या इसके पर्टिकुलर इरा के अंदर हमारे पास कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, या इसके पर्टिकुलर इरा के अंदर हमारे पास जो कंपनी थी वो कितनी प्रॉफिटेबल रही। तो जितनी ज्यादा कंपनी एक्सपैंड करेगी उतना यहाँ पे मैनेजर भी ग्रो करेगा, और कंपनी उसकी भी प्रमोशन और जो इंक्रीमेंट होगा उसकी बेसिस पे। दैट्स व्हाई मैनेजर सेट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन। देन वी हैव एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज प्रोवाइड देयर स्किल्स, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, इट डिपेंड्स। लेकिन एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? नंबर 1, प्रॉपर पे स्केल। They expect proper पे स्केल। इट मींस कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज रेट है उसके हिसाब से उन्हें पे मिले, और जो इंडस्ट्री एवरेज है उसके हिसाब से उन्हें पे मिले। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे वो कहेंगे कंपैटिटिव पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, जितना काम है, जो हमारी स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो पे मिले। तो इट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉइज। नंबर 2, सेफर वर्किंग कंडीशंस। अब सर सेफर वर्किंग कंडीशंस क्या है? कुछ वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर डेंजर इन्वॉल्व है। सर मतलब
आज सुनो समझो जरा। डेंजर कैसे इन्वॉल्व है? डेंजर इस तरीके से इन्वॉल्व है कि अगर किचन देखा जाए रेस्टोरेंट के अंदर, उसके अंदर डेंजर इन्वॉल्व है, आग लग सकती है। माइनिंग के बिजनेस में डेंजर इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में डेंजर इन्वॉल्व है। जो केमिकल लैब्स होती हैं और जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर हमारे पास डेंजर इन्वॉल्व होता है। तो इन सारी चीजों के अंदर जब हमारे पास डेंजर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज चाहते हैं कि वर्किंग कंडीशन सेफर हो जाए। तो जो मैनेजमेंट है और जो बिजनेस है, वो तो कॉस्ट कट डाउन करने के चक्कर में है। तो वो यहाँ पे इनको हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे? ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए। तो सेफर वर्किंग कंडीशंस क्या है कि एम्प्लॉयज चाहते हैं कि अगर डेंजर इन्वॉल्व है तो वी आर रेडी टू वर्क इन द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, बट द मैनेजमेंट नीड्स एंड द बिजनेस नीड्स टू मेक श्योर कि इनका डेंजर का जो रिस्क है वो कम हो जाए। और जब डेंजर का रिस्क कम हो जाएगा, सो दिस इज हाउ द सेफ्टी एट द वर्क प्लेस कैन बी क्रिएटेड। So we need to understand that this is how the business should create the safer working environment for the employees. Then we have no discrimination. अब सर नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉपर पे स्केल और सेफर वर्किंग कंडीशंस के साथ 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 वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब व्हेन वी हायर एन एम्प्लॉय, तो हम किस बेसिस पर हायर करते हैं? उनकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज की बेसिस पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ और प्रमोशन डिसाइड कर रहे हैं कि यार ये हमारी कम्युनिटी का है, या ये हमारी कास्ट का है, या ये इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, तो वर्कर्स चाहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और कोई अनफेयर डिसमिसल या अनफेयर एक्टिविटीज उनके खिलाफ, उनके साथ ना हो रही हो, कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। सो दिस इज हाउ दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बैंक्स clear objective is to get the interest. बैंक्स चाहते हैं कि बिजनेसेस जब ग्रो करें तो बिजनेसेस ज्यादा ग्रो करें, क्योंकि व्हेन द बिजनेस आर गोइंग टू ग्रो, दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंस, तो दे आर गोइंग टू एक्वायर द लोन, और जितने ही लोन की प्रोविजन होगी उतना ज्यादा बैंक्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज नोन एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक, दैट इज टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बिजनेसेस। देन वी हैव सप्लायर। अब सप्लायर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उससे यहाँ पे ऑफर की जाए फेयर प्राइसेस। सर फेयर प्राइसेस क्यों ऑफर की जाए? सुनिएगा हमारे पास। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार कि जो लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं, दे मिस यूज द बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट द सप्लायर। कि यार हम बड़े बिजनेस हैं, अगर हमें डिस्काउंट नहीं दिया तो हम किसी और सप्लायर से खरीद लेंगे। और यहाँ पे दे यूज देयर बार्गेनिंग पावर एज अ ब्लैकमेल स्ट्रेटजी अगेंस्ट द सप्लायर्स। तो सप्लायर का ऑब्जेक्टिव है कि चाहे जितना भी बड़ा बिजनेस हो, फेयर प्राइसेस ऑफर करे, सप्लायर को लॉस ना हो। टाइमली पेमेंट्स हो, कि जो क्रेडिट पीरियड है, जो टाइम पीरियड अलाउ किया गया है सप्लायर से, 30 डेज, 40 डेज, जो एग्रीड टाइम पीरियड है बिटवीन द सप्लायर एंड द बिजनेस, उसके अंदर, उसी टाइम फ्रेम के अंदर पेमेंट हो। रेगुलर ऑर्डर्स मिले बिजनेस की तरफ से, कंटिन्यूस एक हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑर्डर और लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सप्लायर। शेयर होल्डर, वी ऑल नो, क्योंकि हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ लिया है। तो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव होता है हायर डिविडेंड्स। कंपनी अच्छा परफॉर्म करें और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करें ऑन द इन्वेस्टमेंट, अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। नंबर टू, इंक्रीज इन शेयर प्राइस। सेकंड, कि शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस से उनकी शेयर प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए, क्योंकि कंपनी जब परफॉर्म करेगी अच्छा, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, और जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, जो भी लॉस हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट लॉ हो, कंज्यूमर लॉ हो, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। और यहाँ पे टैक्सेस की कलेक्शन हो, कि बिजनेसेस जब ग्रो कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू पे हायर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और इससे कंपनी, गवर्नमेंट जो है वो हायर रेवेन्यू जनरेट करेगी। लोकल कम्युनिटी, नो नेगेटिव
एक्सटर्नैलिटीज। अब सर नो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या है? नो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है बिजनेस करें लेकिन ट्रैफिक कंजेशन ना हो, पॉल्यूशन ना हो, डैमेज टू द सोसाइटी ना हो। इट्स एन ऑब्जेक्टिव कि और प्लस यहाँ पे बिजनेस की एग्जिस्टेंस से लोकल कम्युनिटी को फायदा हो, फैसिलिटीज मिले। वो नहीं होता लोग डिस्काउंट मांगने आते हैं, क्यों कहते हैं कि हम आपके लोकल कम्युनिटी, हम आपके नेबरहुड का पार्ट हैं, तो हमें उन प्राइसेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए, हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है कि जो बिजनेसेस हैं वो उन्हें प्रायोरिटाइज करें व्हेन इट कम्स टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज रादर देन हायरिंग द पीपल फ्रॉम आउटसाइड द लोकल कम्युनिटी। कस्टमर हमारे पास वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब सर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि व्हाट प्राइसेस दैट द कंपनी इज चार्जिंग उससे रिफ्लेक्ट करे, मतलब वो क्वालिटी और क्वांटिटी हो, तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो जाएंगे। अगर आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, यू आर नॉट गिविंग दैट मच अमाउंट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू द कस्टमर, तो आपके प्रोडक्ट फिर ओवर प्राइस्ड है। सेफर प्रोडक्ट्स हो, रिलायबल प्रोडक्ट्स हो, जो चीज आप क्लेम करें इन योर एडवर्टाइजमेंट वही आप डिलीवर करें, फेक एडवर्टाइजमेंट के अंदर ना इन्वॉल्व हो, और आपकी जो प्राइसेस हो वो लो हो, तभी तो कस्टमर सब बार्गेनिंग करते हैं हमारे पास। प्राइसेस लो, क्वालिटी हाई। प्रेशर ग्रुप, अगेन प्रेशर ग्रुप इज फॉर्म बाय द लोकल कम्युनिटी, तो जो हमारे पास लोकल कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो प्रेशर ग्रुप के होते हैं, तो सेम एज लोकल कम्युनिटी के भाई कोई एक्सटर्नैलिटीज ना हो, कोई डैमेज ना हो। अब गाइस हमारे पास यहाँ पे एक जो चीज है जो एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट है रिगार्डिंग द स्टेक होल्डर, वो ये है कि हाउ अ कॉन्फ्लिक्ट माइट occur between two stakeholder group. How a conflict might occur between the two stakeholder group is one of the favorite area of the examiner. अब यहाँ पे एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आ रही है ना कि जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप हैं सबके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, और जब सबके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। भाई एक सिंपल एग्जांपल ले लेते ना, मैं और मेरा दोस्त एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या एक लेट सपोज एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट करी है, तो मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है कि यार लोगों की मदद करें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोगों की जो भी सोशल इश्यूज हैं वो सोशल बेनिफिट्स के थ्रू, वेलफेयर के थ्रू सॉल्व करें। और मेरा दोस्त चोर है भाई, वो कह रहा है कि भाई सारे उल्टे काम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करेंगे, कोई पकड़ेगा नहीं। क्या ऑब्जेक्टिव सेम है? डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, होगा। तो वेन एवर देर इज अ डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव द कॉन्फ्लिक्ट माइट अकर। तो यहाँ पे वाई देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो रीजन हमारे पास ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप। एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि डिफरेंस है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। अब सर कैसे? अगर आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि एक तो 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन हाउ अ कॉन्फ्लिक्ट माइट अकर बिटवीन द टू स्टेक होल्डर ग्रुप, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा कैसे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आ जाए जरा समझते हैं। लेट सपोज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक हमारे पास है द ग्रुप ऑफ मैनेजर, और दूसरा ग्रुप है हमारे पास द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर। अब जो मैनेजर है उसका जो विजन है या उसकी जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म प्लान है। और जो शेयर होल्डर है हमारे पास वो एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म रिटर्न। तो यहाँ पे मैनेजर कह रहा है कि मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंशन, और शेयर होल्डर कहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट जल्द से जल्द हमें हायर डिविडेंड देके रिटर्न प्रोवाइड कर दिया जाए।
अब यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी अर्न करती है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर कह रहा है कि इस प्रॉफिट को हम कर देते हैं री इन्वेस्ट सो दैट द एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस एंड वी कैन एक्सपैंड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे शेयर होल्डर कहता है कि हम इस प्रॉफिट को हमारे शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज इट इज द पार्ट ऑफ आवर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। कॉन्फ्लिक्ट हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू एन एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू शो दैट हाउ द कॉन्फ्लिक्ट माइट टेक प्लेस। नंबर टू एग्जाम्पल ये भी तो हो सकती है कि हमारे पास ये बार्गेनिंग जो है, प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट्स व्हाई ही चार्जेस द हायर सेलिंग प्राइस। और जो कस्टमर होते हैं हमारे पास, दे एक्सपेक्ट एंड दे वांट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द लोअर प्राइसेस। तो ये जो बार्गेनिंग होती है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर, इट इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कि दोनों एग्री नहीं कर रहे। प्रोड्यूसर जिस प्राइसेस में बेचना चाह रहे हैं टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, customer is not buying in that product, customer is not ready to buy, so this is the conflict might take place। और यहाँ पे अगर कोई बिजनेस, ये तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब आपके पास एक एरिया ये भी है कि हाउ दीज बिजनेसेस आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द स्टेक होल्डर्स। तो अगर लेट सपोज देखा जाए कि हमारे पास यहाँ पे एक ओनर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिस करता है, फेक एडवर्टाइजमेंट करता है, और जो प्रोडक्ट एड्रेस कर रहा है वो डिलीवर नहीं कर रहा, नहीं हो रहा, अगेंस्ट है। तो हमारे पास जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर है, तो एक बिजनेस है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द शेयर होल्डर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी वाला एरिया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अकाउंटेबल फाइनेंशियली, सोशली एंड लीगली टू द शेयर होल्डर्स। तो ये कस्टमर्स के साथ भी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बिजनेस अपने स्टेक होल्डर्स जो उसके साथ कनेक्टेड हैं, उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट को मीट करने में या उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में या फिल करने में फेल हो जाता है, सो इट मींस दैट द कंपनी इज नॉट बिहेविंग एथिकली। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ बेनिफिट के लिए दे आर गोइंग अगेंस्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ए स्टेक होल्डर। अब इट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ओके गाइस, इज इट क्लियर?